हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर का, जो कि आपके यूपी एग्ज़ाम और अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरंभ की गई है। चार ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका है पहला ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये कॉलेज ऑन व्हील ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है ना। इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर देखते हैं तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का एक क्या है, रियासी जिला है। ठीक है, यहाँ पर रियासी जिला है। तो रियासी जिला में आपको एक मिलेगा कटरा स्थान से। ठीक है, कटरा स्थान से इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो जम्मू कश्मीर के जो लगभग 700 क्या होंगे छात्र होंगे, वो राज्यों के विभिन्न जो प्रतिष्ठित आपके विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे भ्रमण करेंगे और वहाँ से कुछ अपना नॉलेज गेन करेंगे। तो ये खासकर शुरू किया गया इसके लिए। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसका जो ये अपने ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका उद्देश्य रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित 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 विश्वविद्यालयों का भ्रमण। ठीक है, भ्रमण। ठीक है, तो इसमें लगभग 700 छात्र क्या होंगे, शामिल होंगे। 700 छात्र इसमें क्या है, शामिल होंगे। जो राज्यों को जो विभिन्न आपके प्रतिष्ठित जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जैसे उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वो हो गया। आपका यूपी में देखा जाए तो जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटियों में ये बच्चे जाएंगे और वहाँ पर उनसे कुछ नॉलेज ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये शुरुआत इसकी कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है आपकी 22 नवंबर 2023 को। ठीक है, 22 नवंबर 2023 को क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो इसमें विजेता कौन रहा है इस बार का, तो वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। और जो भारत रहा है ये क्या रहा है, आपका उप विजेता रहा है। ये रहा है क्या, उप विजेता रहा है। ठीक है, ये रहा है उप विजेता। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल मैच है, ठीक है, फाइनल जो मैच है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ आपका अहमदाबाद में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, तो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद यानी कि गुजरात। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टेडियम ने सुन रखा होगा, जो नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे लोगों को बैठने की संख्या 1 लाख से लगभग ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल मैच हुआ है। ठीक है, देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया 6 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, जीत चुका है। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं तो भारत कितनी बार, तो 2 बार रहा है। एक 1983 में और दूसरा कब रहा है, तो 2011 में ये विजेता रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिएगा, जो आईसीसी के बारे में सवाल बताया है, आईसीसी, तो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1909 में होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो आपका दुबई में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, दुबई में। और दुबई कहाँ पड़ेगा, तो UAE में, ठीक है। यहाँ पे है ICC का हेड क्वार्टर, यह मुख्यालय होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रिकेट के नियम कानून जो प्रबंधन का कार्य होता है वो ICC ही कराता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो भारत 2 बार रहा है वर्ल्ड कप विजेता, 1983 और 2011 में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया 6 बार रहा है, और इस बार जो 2023 में हुआ है उसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, और उपविजेता उसमें भारत रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन है सेनिस प्लासियोस जो कि निकारागुआ की हैं, श्वेता शारदा जो भारत की हैं, एंटोनिया पोर्सलिड थाईलैंड की हैं, मोरा विल्सन या ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो देखो जो इसमें सही आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन है सेनिस प्लासियो, ठीक है, जो कि निकारागुआ की है, ठीक है ना। तो ये निकारागुआ आपने पढ़ा होगा कि निकारागुआ जो है वो मध्य अमेरिका यानी एक प्रकार के कैरिबियाई देश है, ठीक है। जो कैरिबियाई सागर है, जो आपने देख रखा होगा कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे कैरिबियाई सागर है, वहाँ का एक देश है निकारागुआ। और निकारागुआ की जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल वो है मानागुआ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, तो मानागुआ, ठीक है, मानागुआ। तो मानागुआ क्या है, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो जो निकारागुआ है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ये कैरिबियाई एक देश है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है मिस यूनिवर्स, ठीक है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे कह सकते हैं कि सुंदर जो महिला है वो कौन है, सेनिस प्लासियोस 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए। सुंदरता का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि वो गोरे से हो, ऐसा नहीं है। सुंदरता का मतलब हो गया कि मतलब कि उनके अंदर जो आप बॉडी लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं कि उनके विचार या उनके कह सकते हैं कि जो हाव भाव हैं या दूसरे के प्रति जो विचार है वो कितने लोगों से बेहतर है और कितने अच्छे हैं, उससे इसका क्या होता है, चयन किया जाता है। तो इस बार का ये हुआ। और ध्यान रखना कि इस बार 2023 में ये किस नंबर का रहा है, तो ये 72 नंबर का रहा है, ठीक है। ये 72वें नंबर का रहा है, 72वां ये क्या रहा है, संस्करण रहा है, ठीक है, ये 72वां संस्करण रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर सवाल होता है कि क्या कोई भारत में भी ऐसी कोई महिला रही है जो ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, ठीक है, तो वो पहली हैं और कौन है, तो ध्यान रखना कि वो सुष्मिता सेन है, ठीक है। भारत के संदर्भ देखा जाए तो वो सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन, जो लगभग 1994 में ये प्रतियोगिता को वो जीत चुकी हैं। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, तो सुष्मिता सेन, जो कब 1994 में इन्होंने ये खिताब जीत लिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इनकी बात करें राजधानियों की बात की तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक। और यहाँ का जो कह सकते हैं करेंसी है, करेंसी वो है आपकी कौन सी, तो बाहत, ठीक है, बाहत, ये करेंसी हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आपकी हो जाएगी कौन सा, कैनबरा, ठीक है, कैनबरा। और यहाँ का जो करेंसी है, करेंसी वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है, वो कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है यहाँ की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में अगला है कि 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है। ऑप्शन है एंडलेस बॉर्डर, ब्लागास लेसेस, पार्टी ऑफ फूल्स, ए हाउस ऑफ जेरूसलम, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो जो सही आंसर हमारा होगा वो है कौन सा, एंडलेस बॉर्डर, ठीक है। एंडलेस बॉर्डर को इस बार क्या मिला है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है, क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अब ये जो अवार्ड होता है ना, ये कई सारे श्रेणियों में दिया जाता है, कई सारी श्रेणियों में दिया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड हो गया, ठीक है, उसके अलावा सिल्वर
पीकॉक अवार्ड होता है, तो ऐसे पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये मिला किसको, तो एंडलेस बॉर्डर फिल्म को मिला है। और ये ध्यान रखना, ये एक पारसी, ठीक है, ये एक पारसी फिल्म है, ठीक है। कैसी फिल्म है, ये एक पारसी फिल्म है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर रहे हैं, डायरेक्टर वो हैं अब्बास, ठीक है, अब्बास अमीनी, ठीक है, अब्बास अमीनी, ये रहे इसके डायरेक्टर रहे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा तो इसका जो आयोजन होता है, जो आपका IFFI है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है ना। तो जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका जो आयोजन की बात करते हैं, जो इसका आयोजन है, आयोजन ये लगभग हर साल कहाँ पे होता है, ये हर साल लगभग गोवा में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये हर साल गोवा में होता है, ठीक है। और इसका आयोजन की अगर बात करते हैं तो जो आपकी राष्ट्रीय फिल्म जो विकास निगम है और जो गोवा राज्य सरकार, ये दोनों लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं, हर साल करते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है, तो एंडलेस बॉर्डर, यानी कि ऐसा बॉर्डर, ऐसी सीमा जिसकी मतलब कोई, मतलब कह सकते हो कि वो कोई सीमा ही ना हो, ठीक है, एंडलेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की किन 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार ये दिया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 हम लोग मार्च को मनाते हैं, और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। तो इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनको नारी शक्ति पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। उनमें से आरती राणा और नीरजा माधव, ये दोनों लोग हैं, ठीक है ना, ये दोनों लोग हैं, ठीक है। जरा इनको देखिएगा, जब सवाल होगा कि नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो कब दिया जाएगा, तो 8 मार्च, ठीक है। कब दिया गया, ये 8 मार्च को ये दिया गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, ठीक है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है कब, तो 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को, ठीक है। और ये जो सरोजिनी नायडू है उनकी जयंती पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो आपकी सरोजिनी नायडू की जयंती पर ये मनाया जाता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू की जयंती पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय अब महिला दिवस। कब, 13 फरवरी को। कब, 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, 8 मार्च को मनाया जाता है। वैसे 13 फरवरी को देखेंगे तो विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग परिचित ही हैं कि सरोजिनी नायडू, आपने देखा कि ये भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला क्या है, राज्यपाल होती हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। कब होती हैं, तो हमने पढ़ा है कि ये 1925 में होंगी, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू क्या आपने देखेंगे तो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक भी है, ठीक है, जिसका नाम है, आपने पढ़ा होगा, ब्रोकन विंग्स, ठीक है, ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों लोगों को बात किया जाए तो जो आरती राणा है ये आपके लखीमपुर खीरी की हैं, ये लखीमपुर खीरी की हैं। लखीमपुर खीरी में एक तहसील पड़ती है, कौन सी, पलियां, ठीक है, पलियां तहसील, वहाँ की थारू महिला है, ठीक है ना। ये आरती राणा जो है वो थारू महिला है, ठीक है, थारू है, ठीक है, ये थारू है, ठीक है। और जो नीरजा माधव हैं ये जौनपुर की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये जौनपुर की हैं। एक अच्छी ये लेखिका भी है, ठीक है, नीरजा माधव। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश का, जिसे हम लोग सिराज हिंद या पूर्व का सिराज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन है लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर या बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लखीमपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर हो जाएगा। तो लखीमपुर में जो आपका दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत, उसी एक क्षेत्र में जहाँ पे हाथियों की संख्या ठीक ठाक है, उसी वाले एरिया को क्या बनाया गया? हाथी रिजर्व बनाया गया है। और ये ध्यान रखना, ये किस नंबर का है? तो यूपी का सेकंड है। ठीक है ना, यूपी का क्या है? सेकंड है। लेकिन अगर ये यूपी का सेकंड है तो यूपी का पहला हाथी रिजर्व, यूपी का अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हाथी रिजर्व की बात करते हैं, वो कहाँ पे बनाया गया है? तो बनाया गया आपका सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में। ठीक है, कौन सा? सहारनपुर में। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो देश का 33वां है और यूपी का दूसरा होगा, देश का 33वां और यूपी का दूसरा होगा, और इसका जो नाम रखा गया है वो नाम है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है ना, जो लखीमपुर में बना है उसका नाम क्या है? इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व। तो जो लखीमपुर में हाथी रिजर्व की स्थापना की गई उसका नाम क्या है? तराई हाथी रिजर्व, क्योंकि लखीमपुर एरिया तराई क्षेत्र में आता ही है, क्योंकि वो आप देखेंगे तो नेपाल वाली बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं तो जो हाथी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, ये कब आया था? ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट। तो हाथी प्रोजेक्ट आया था आपका कब? 1992, ताकि हाथियों को क्या किया जाए? उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, संरक्षण किया जाए। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले सुना था कि एक गज महोत्सव शुरू हुआ था, गज महोत्सव या गजा महोत्सव शुरू हुआ था, वो असम में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? असम में शुरू हुआ था। और असम में जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंग गैंडों के लिए फेमस है, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे हाथियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी अगर हाथियों की संख्या अगर देखा जाए ठीक ठाक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो आपने सुना होगा कि कर्नाटक, केरल, असम और लखीमपुर वाले एरिया में हाथियों की संख्या ठीक ठाक है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, जब अगर हम लोग लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये यूपी का क्या है? सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, बड़ा जिला है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो 7800 ये किलोमीटर वर्ग में इसका क्या है? क्षेत्रफल है, 7800 के आसपास में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म रहा है? ठीक है, 2019, 2020, 2021 या 2023। ठीक है, तो देखिए जो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो 2023। ठीक है, तो जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, जैसे हम लोग इसके जो मुख्यालय की अगर बात करता है तो मुख्यालय इसका जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये अभी तक रिपोर्ट बताया है कि जो 2023 का वर्ष रहा है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, अब तक का क्या रहा है? सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर सवाल हो जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश, ये तो मतलब देखा है 2023 का सबसे गर्म वर्ष रहा है, लेकिन अगर ये आ जाए कि यूपी में जो सबसे गर्म जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र वो काफ़ी गर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे तो कर्क रेखा के काफ़ी वो नज़दीक है। ठीक है, तो इसलिए इसका वो रीजन होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि 2 दिसंबर 2023 किस देश में आकाश रक्तवर्ण हो गया? केन्या में, मंगोलिया में, अर्जेंटीना में, स्पेन में। ठीक है, तो यहाँ पहले समझो आप कि ये रक्त वर्ण क्या है। ठीक है, रक्त मतलब क्या हो गया? ब्लड, और वर्ण मतलब हो गया रंग, यानी कि जो ब्लड के रंग के जैसा आकाश में कुछ, मतलब कह सकते हो कि कुछ
चीज़ें दिखाई पड़ी जो बिल्कुल ब्लड जैसा यानी कि लाल रंग का था, ठीक है। वैसे इसे ये तो जियोग्राफी का एक पार्ट है। जियोग्राफी में हम लोगों ने सुन रखा है कि अरोरा क्या है, एक कह सकते हैं कि प्रकाश युक्त यानी कि चमकीले प्रकाश युक्त जो एक दृश्य होता है उसको हम लोग अरोरा कहते हैं। लेकिन वो अरोरा अगर जो नॉर्थ पोल पर दिखाई पड़ता है तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और साउथ पोल भी दिखाई पड़ेगा तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा, तो इसका हालांकि सही आंसर कौन सा है, तो वो है कौन सा, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर। उलान बटोर इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स ये हो जाएगी इसकी राजधानी हो जाएगी। स्पेन की तो मैड्रिड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मैड्रिड इसकी राजधानी हो जाएगी। और केन्या की बात करें तो इसकी राजधानी नैरोबी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, नैरोबी हो जाएगी। इनको भी आपको साथ साथ में क्या करना है, ध्यान रखना है। सेकेंड बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो रक्त वर्ण की हम लोग बात करते हैं ये चीज़ क्या होती है, ज़रा देखिएगा। जैसे इसको हम लोग नए पेज पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नए पेज पे इसको पढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ये आपका क्या है, एक पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है आपका एक पृथ्वी है, नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग मानते हैं क्या, ये आपका ये जो पृथ्वी है इस तरीके से क्या आपकी एक क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा कि ये आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है, या उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और ये आपका क्या है, आपका दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अगर जो कभी भी देखिएगा एक जब शब्द आएगा अरोरा, ठीक है, एक शब्द आएगा आपके सामने क्या, अरोरा, ठीक है, एक शब्द आएगा अरोरा, ठीक है। सवाल ये है कि अरोरा क्या है, ठीक है, अरोरा क्या है, तो बताना कि आकाश में चमकीला प्रकाश, उसे हम लोग को लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अरोरा, ठीक है। लेकिन अगर जो ये अरोरा, अगर ये अरोरा उत्तरी ध्रुव पे अगर दिखाई पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नाम देते हैं, इसे कहेंगे अरोरा बोरियालिस। क्या नाम दे, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। अगर जो यही अरोरा साउथ पोल पे दिखाई पड़े, यही अरोरा साउथ पोल पे दिखाई पड़े तो इसे हम लोग बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो जरा इसको आपको ध्यान रखना है कि जो अभी हाल ही फिलहाल की घटना में देखा गया है, एक चमकीला जो प्रकाश देखा गया है मंगोलिया में, ठीक है। तो वो अब मंगोलिया क्या है, नॉर्थ में है, यानी कि चाइना के पड़ोस में, यानी चाइना के उत्तर वाले भाग में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे दिखाई पड़ा है तो वो अरोरा होगा, लेकिन अरोरा कौन सा, तो अरोरा बोरियालिस। तो नॉर्थ में दिखाई दे तो बोरियालिस, और साउथ में दिखाई दे तो ऑस्ट्रियालिस, ठीक है, क्या, ऑस्ट्रालिस। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो ऐसे ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो अरोरा ऑस्ट्रालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सत्य है बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि 2004 के अधिनियम में उल्लेखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करते हैं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दूसरी बात कि कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विभिन्न वर्ग के लिए आरक्षण का अनुपात अलग अलग है।
शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 25% सीट आरक्षित की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आपका वो पहला है, ठीक है। कौन सा है? पहला है कि 2004 के जो एक्ट आया था उसमें उल्लेखित वाक्यांश एक था कि कमजोर और वंचित वर्ग को हमने क्या किया कि हमने ओबीसी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया गया है? लखनऊ में, बलिया में, झांसी में या कानपुर में? तो सही आंसर आपका हो जाता है कौन सा? झांसी में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तो आपका झांसी में किया गया है। अब देखो मेजर जो ध्यानचंद की हम लोग बात करते हैं, मेजर जो ध्यानचंद है ये हॉकी के क्या है? एक फेमस क्या है? खिलाड़ी हैं। ये हॉकी के एक क्या है? फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि भारत में हॉकी के लिए समर्पित यानी कि ओनली वन हॉकी के लिए ये पहला म्यूजियम है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हॉकी के लिए ये क्या आपका फर्स्ट म्यूजियम है या संग्रहालय है? फर्स्ट क्या है? म्यूजियम है, ठीक है। क्या है? का फर्स्ट म्यूजियम है, मतलब भारत में हॉकी के लिए ये पहला म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। अब जो मेजर ध्यानचंद है तो मेजर ध्यानचंद तो हमें पता है कि ये कहाँ के थे? तो ये आपके प्रयागराज के हैं, ठीक है। प्रयागराज के हैं, ये कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद की हम लोग बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, खेल विश्वविद्यालय, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो ये बनाया गया था हमने कहाँ पे? तो मेरठ में। कहाँ पे बनाया है इसको? मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ में किया गया। नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत ही बेहतर प्लेयर थे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और तो और यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है और वो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अच्छा, उसके अलावा आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद के कौन है? एक पुत्र भी हैं, पुत्र जिनका नाम है अशोक कुमार। जिनका नाम क्या है? अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार। तो अभी हमने देखा कि अभी 2024 में जो भारतीय हॉकी संघ है वो हर साल क्या करती है? एक पुरस्कार देती है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ आपके हॉकी प्लेयर का अवार्ड देती है, सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्लेयर का अवार्ड देती है, गोलकीपर का अवार्ड देती है, ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देती है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार को 2024 में भारतीय हॉकी संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या दिया है? अवार्ड दिया है, ठीक है, अवार्ड दिया है, ठीक है। तो अशोक कुमार जो है ये मेजर ध्यानचंद के ही पुत्र हैं और ये भी एक बेहतर हॉकी के प्लेयर हैं। हालांकि जो 1975 का हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये शामिल थे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अलावा देखिएगा जो भारतीय हॉकी संघ है, तो भारतीय हॉकी संघ है इसने क्या किया है कि ये 2 अवार्ड और भी दिया है, ठीक है। एक सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर की ओर बात करते हैं तो वो कौन है? तो हार्दिक सिंह है, जो ये पंजाब वाले क्षेत्र के हैं, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की बात करें, सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्लेयर, तो सर्वश्रेष्ठ महिला
हॉकी प्लेयर वो है सलीमा टेटे, ठीक है, वो हैं सलीमा टेटे, ठीक है, कौन है? सलीमा टेटे। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष का किसे मिला है? तो मिला हार्दिक सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्लेयर को किसे मिला है? तो सलीमा टेटे को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाम की समस्या से निपटने और गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोप वे, ठीक है, ये रोप वे होता है, ठीक है, रोप वे, रोप मतलब हो गया, रोप मतलब रस्सी हो गई, तो जो रस्सी के सहारे, जो तार के सहारे जो रोपे बनाया जाता है, जैसे झूले टाइप का होता है, तो वो रोपे शुरू होने जा रहा है। कहाँ पे? गाजीपुर में, वाराणसी में, या वाराणसी है, ठीक है, या वाराणसी में, वाराणसी में कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है बनारस में। कहाँ शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है बनारस में शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम लोग बात करें जल परिवहन की बात करें, जल परिवहन, तो जल परिवहन ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ठीक है, ये परिवहन का, ये परिवहन का क्या है? सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन, और पर्यावरण के अनुकूल भी है, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल भी है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से इसमें ईंधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है, तो जिधर की धारा चल रही होती है नदी की, उधर हम लोग शुरू कर देते हैं। उसके अलावा देखिएगा कि भारत में देखेंगे कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, जलमार्ग संख्या कौन सा है? 1 है। इसे शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं नेशनल वाटर वे 1, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, और ये किस नदी की बात करते हैं? तो ये गंगा नदी पे है, ठीक है, गंगा नदी पे है। लेकिन अगर दो ऑप्शन दे दे कि गंगा यमुना पे है, गंगा हुगली पे है, या अन्य है, तो गंगा तो एक ऑप्शन देगा तो गंगा ही सही होगा, लेकिन अगर जो गंगा और हुगली देता है, ठीक है, हुगली, तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये अगर देखा जाए तो ये जाता है आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयागराज से जाता है हल्दिया तक, ठीक है, हल्दिया, और हल्दिया कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ये पड़ेगा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, और ये तो यूपी में पड़ता है, ठीक है, ये यूपी, तो यूपी से पश्चिम बंगाल ये जाएगा, ठीक है। और जो कि ये बना कब था? तो 1986 में बना था। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये कब बना था? 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में बना था, ठीक है। तो ये पहला रोपवे है जो बन रहा है, कहाँ पे? बनारस में बन रहा है, ठीक है, बनारस। तो बनारस को हम लोग क्या कहते हैं? बनारस को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी। क्या बोलेंगे? भारत की आध्यात्मिक राजधानी, या मंदिरों का शहर भी कहते हैं, ठीक है, मंदिरों का शहर भी कहते हैं, पंडों का नगर भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग घाटों का नगर भी कहते हैं। ऐसे कई सारे इसके उदाहरण मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। 7 सीटें एससी तथा 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में 2 सदस्यों की विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिसमें से एक महिला होगी। क्या होगी? एक महिला होगी।
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से, जैसे हम लोग बोलते हैं पीओके वाला क्षेत्र, भारत में विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। नीचे दिया है कि उपर्युक्त में से कूट का चयन करें, क्या इसमें एक सही है, दो या तीन या फिर सभी। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो ऊपर ये जो डाटा है वो सभी ही सही है। ठीक है, ये क्या है, सभी सही है। ऊपर जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी क्या हैं, सही है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इनमें से कोई भी एक डाटा आ सकता है। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ ही सवाल लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी विधानसभा है, जो विधानसभा है, इसमें सीटों की कुल संख्या पहले 83 निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसमें 7 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, कुल हो गया आपका 90 हो गया। लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि जो एससी वर्ग का व्यक्ति है, वहाँ पे एससी समुदाय है, जो एससी समुदाय है उसकी सीटें कितनी आरक्षित हैं, तो 7 हैं। जो एसटी हैं उनकी कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर में एससीओं की संख्या कम है, एसटी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सीटें आरक्षित वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो उपराज्यपाल जो भी होगा जम्मू कश्मीर में, वो 2 सदस्यों को क्या करेगा, नामित करेगा। लेकिन उन 2 सदस्यों में एक क्या होगी, एक तो महिला अनिवार्य ही है, एक महिला तो अनिवार्य होगी। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत में विस्थापितों में से एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। ठीक है, ये भी डाटा सही है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपको अलग अलग डाटा को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है यहाँ पे शुरू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य, ठीक है, अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य को, जो कि गुजरात का है, नौचंदी मेला जो कि उत्तर प्रदेश का है, बैसाखी उत्सव जो कि पंजाब में फेमस है, अजमेर उर्स जो कि राजस्थान का तो फेमस है ही है। ठीक है, देखिए यूनेस्को हर साल क्या करती है ना, लगभग जो आपका यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस है। ठीक है, कहाँ पे है, पेरिस है। पेरिस कहाँ पे, तो फ्रांस में। इसका मुख्यालय यहाँ पे है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1946 में होती है। कब होती है, 1946 में होती है। यूनेस्को क्या करती है, 2 प्रकार की सूची जारी करती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की करती है। एक तो आपका कौन सा होगा, मूर्त धरोहर जो हमें दिखता है, एक होता अमूर्त धरोहर। अमूर्त यानी कि ये अदृश्य, यानी कि इनटेंजिबल साइट। ठीक है, मूर्त और अमूर्त घोषित करता है। लेकिन जो ये गरबा नृत्य है, तो अगर गरबा नृत्य की बात करें तो ये किस में आएगा, ये आएगा अदृश्य वाले में आएगा, क्योंकि इसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये यूनेस्को 2 प्रकार की सूची क्या करती है, ये जारी करती है। ठीक है, एक होता है मूर्त धरोहर, ठीक है, मूर्त धरोहर, एक होगा मूर्त धरोहर, और एक होगा आपका कौन सा, तो अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर की सूची ये जारी करता है, ये सूची जारी होगी। ठीक है, तो अब हर देश का अपना अलग अलग होता है, हर देश का अपना अलग अलग ये साइट्स में शामिल होते हैं चीज़ें। तो मूर्त धरोहर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मूर्त धरोहर वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें भारत के, इसमें क्या कहें तो भारत के कितने, तो 42, कितने 42, यानी कि 42 साइट्स क्या है, शामिल हैं। और जो अमूर्त वाला है, जो इसमें अमूर्त वाला है, इस वाले में 15 क्या है, साइट्स शामिल हो गई हैं। और 15वां कौन सा है, तो 15वां कौन सा है, गरबा है। ठीक है, इससे पहले जो 14वें नंबर का था, तो वो जो पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो इसमें शामिल था। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि अमूर्त धरोहर सूची वो होती है जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी उसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो वो होता अमूर्त। मूर्त वाले वो होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हो गया, कोई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या फिर कह सकते हैं कोई ऐतिहासिक इमारत हो गई, तो वो मूर्त वाले होते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था, तो 42वां है, तो 42वें में अगर देखा जाए तो कुछ लेटेस्ट वाली बात करें, लेटेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें से देखिएगा कि जो 40वां था वो कौन सा था, धौलावीरा था, नहीं था, धौलावीरा था, जो कि कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गुजरात वाले क्षेत्र में है, गुजरात में है, जो कि ये क्या है,
एक प्रकार का हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। 41वें नंबर की बात कर देंगे तो वो कौन सा आपका शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है। ये कहाँ पे है तो ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और जो आपका 42वें नंबर का है, जो लेटेस्ट वाला है, वो है आपका होयलेश्वर मंदिर समूह। ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाले हैं, ये कौन से आपके लेटेस्ट वाले हैं तीनों, ठीक है। और 15वें बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसमें 15वें नंबर का कौन है तो वो कौन सा होगा आपका गरबा नृत्य है, जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। और इसमें 14वें नंबर का कौन था तो दुर्गा पूजा, कौन सा था, दुर्गा पूजा था, ठीक है, जो कि कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इससे पहले की बात करेंगे तो इलाहाबाद का जो कुंभ मेला है वो भी अमूर्त धरोहर सूची में क्या है आपका शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को 2 प्रकार की सूची जारी करती है, मूर्त और अमूर्त वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क, ठीक है। हेरिटेज यानी कि वही धरोहर इसे बोलते हैं, पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है कहाँ पर, तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे किया जा रहा है, ठीक है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे किया जा रहा है ये, ठीक है, पहला देखिएगा। और देखिए अगला है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा, ठीक है, फ्रग्राड सफजाल, ठीक है ना, सफजाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या आइसलैंड में, ठीक है। तो ये जो ज्वालामुखी है अब ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है, तो वही आपको ध्यान रखना है कि ये किस देश में है, फिलीपींस में है क्या, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, आइसलैंड में। तो हालांकि इसका सही आंसर है कौन सा, आइसलैंड। तो आइसलैंड एक यूरोप का क्या है, देश है, और आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेक्वाजिया, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है, रेक्वाजिया। और यहाँ पे जो मुद्रा का प्रचलन है, मुद्रा वो है क्रोना, ठीक है, कौन सा है, क्रोना। मुद्रा कौन सी है तो चलती है, क्रोना चलती है। तो आइसलैंड कहाँ का देश है, ये यूरोप का देश है। कहाँ का देश है, यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप पे, ठीक है। बाकी अगर फिलीपींस की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, मनीला, ठीक है, कहाँ हो जाएगी, मनीला हो जाती है। कहाँ पे, मनीला। और मनीला में ध्यान रखना, मनीला में दो चीज़ें कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा क्या, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र मिलेगा। जबकि राष्ट्रीय वाला कहाँ है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कटक उड़ीसा में है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है इसकी एक हमने क्षेत्रीय इकाई यानी कि रीजनल यूनिट हमने खोल रखा है कहाँ पे, बनारस में, ठीक है। तो अगर आता है कि मतलब क्षेत्रीय आता है कि क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है तो वो बनारस हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीय अगर कहेगा तो, ठीक है। बाकी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी तो यहीं पे है, मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यहीं पर आपको मिल जाएगा, मुख्यालय, जिसे हम लोग कहते हैं एडीबी। क्या बोलेंगे, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में ही हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार ही देती है, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर हम लोग देखते हैं राजधानी वो कौन सी है, जकार्ता, ठीक है। देखो वर्तमान में तो राजधानी यही है, कौन सी है, जकार्ता है। लेकिन आगे चलकर इन फ्यूचर, क्योंकि ये जल से डूब रहा है जकार्ता, और जकार्ता अगर देखेंगे तो ये जावा द्वीप पे है। किस द्वीप पे है, जावा द्वीप पे।
तो अब देखेंगे तो जो इंडोनेशिया अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर रहा है वो कर रहा है नूसंतारा, एक जगह है वो बोर्नियो आइलैंड पे पड़ता है, बोर्नियो आइलैंड पे वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी तो हमने पढ़ा है कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। और यहाँ की एक मुद्रा की बात करें, मुद्रा ध्यान रखना कि मुद्रा यहाँ पर चलता है रिंगिट, ठीक है, रिंगिट, ठीक है, रिंगिट। तो रिंगिट मुद्रा है यहाँ की, ठीक है। और बाकी फिलीपींस की जो मुद्रा है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी पीसो, क्या चलती है, यहाँ चलती है पीसो चलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इंडोनेशिया में तो रुपया ही चलता है आपका, ठीक है, इंडोनेशियाई रुपया ही चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद से सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा का कार्य CSIF, ठीक है, को सौंपा गया है। तो CSIF या CISF होता है, ठीक है, CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है असत्य है, ठीक है ना, सही नहीं है, इस पे ध्यान देखना, असत्य है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना, क्या बोला, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, इसकी अपनी स्वयं की एक अग्निरोधी विंग है, यह देश की 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है, इसमें से महिला सैनिक नहीं है। तो हालांकि सही आंसर इसमें क्या है, इसमें सही आंसर है इनमें से महिला सैनिक नहीं है, ठीक है। यानी कि जो ये आपका अर्ध सैनिक बल है, ठीक है ना, ये आपका CISF जो होता है ये अर्ध सैनिक बल है, इस अर्ध सैनिक बल में महिला सैनिकों की संख्या नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो CISF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो अब जो संसद भवन की जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की, यानी संसद भवन की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अब वो किस अर्धसैनिक बल को मिल गया है, अब मिल गया है CISF को मिल गया, ठीक है। तो CISF का काम होता है कि भारत में जितने भी प्रतिष्ठित आपके स्मारक हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय धरोहर के स्मारक, या आपके अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट हो गए, या विभिन्न आपके संसद भवन हो गया, या अन्य प्रकार की चीज़ें हो गई, तो उनकी सुरक्षा ये करती है कौन, CISF करती है। लेकिन संसद भवन की भी सुरक्षा किसे मिल गया, CISF को मिल चुका है, ठीक है। तो ठीक, तो इसमें महिला सैनिक नहीं है, ये आपको डाटा ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में पहले फार्मा, ये देखो यहाँ पे लिखा है फार्मा, यानी जैसे फार्मा मतलब हो गया वही आपकी मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी गई है ललितपुर में, सीतापुर में, झांसी में, आगरा में। तो इनमें बताओ कि सही आंसर आपका क्या हो सकता है। तो ललितपुर में, सीतापुर में, झांसी में, आगरा में, तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, तो ललितपुर में हो रही है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग इन जिलों के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, देखो ललितपुर से एक तो सवाल खूब आता है कि ललितपुर हम देखेंगे तो यहाँ पर अल्प मात्रा में यूरेनियम व प्लेटिनम पाया जाता है, प्लेटिनम मिलता है। एक डाटा तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान के रखना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ललितपुर में ही क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये भाई ध्यान रखना गुप्त कालीन है। कैसा है, गुप्त कालीन है। गुप्त कालीन मंदिरों में ये एक फेमस मंदिर है, ठीक है। और ये पंचायतन शैली में बना है। 21 शैली में बना है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। 21 शैली में बना है, तो ये पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में बना हुआ, ठीक है। देखो सीतापुर की बात करते हैं तो सीतापुर में ये डाटा ध्यान रखना कि जो शारदा नदी है, शारदा नदी सीतापुर के
सीतापुर के बासरा या बहराम घाट में किससे, तो घाघरा, जिसे अब सरयू भी कहा जाता है, मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। ठीक है, ये भी आपको डाटा एक ध्यान रखना है। उसके अलावा सीतापुर में आप देखेंगे तो नैमिषारण्य और मिश्रिक तो है ही है। तो मिश्रिक में तो दधीची आश्रम है। ठीक है, मिश्रिक में क्या है, सीतापुर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ता है मिश्रिक। ठीक है, यहाँ पड़ेगा क्या, तो मिश्रिक। तो मिश्रिक में क्या है, दधीची आश्रम है, दधीची आश्रम। ठीक है, बाकी सीतापुर में जब आप देखेंगे तो नैमिषारण है, नैमिषारण। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ नैमिषारण हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और 30,000 तीर्थों का स्थान भी मानते हैं नैमिषारण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ होनी है। वाराणसी में, अयोध्या में, श्रावस्ती में, मेरठ में। तो जैसे नाम से लग रहा है, नाम क्या है, रामलैंड। ठीक है, ये क्या होगा, एक थीम पार्क होगा। क्या होगा, थीम पार्क होगा। थीम पार्क होगा कि किसी न किसी ये उद्देश्य होगा, किसी जानकारी के उद्देश्य से होगा। तो बनारस, अयोध्या, श्रावस्ती, मेरठ। तो हालांकि ऑप्शन से लग रहा है कि कहाँ होना चाहिए, अयोध्या में होना चाहिए। ठीक है, अयोध्या में होना चाहिए। और जो ये रामलैंड नामक जो थीम पार्क है, ये ध्यान रखना कि ये कैलिफोर्निया से क्या है, प्रभावित है या प्रेरित है। प्रभावित है या प्रेरित है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस रामलैंड में क्या होगा कि जो रामायण से संबंधित जानकारियां इसमें प्रोवाइड होंगी। ठीक है ना, आप जान पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रामायण हमने पढ़ रखा है। तो रामायण को किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि ने लिखा है। किस भाषा में है, तो ये है संस्कृत में। कितने हैं, संस्कृत में। इसमें 7 अध्याय तो हैं, 7 कांड तो हैं, इसमें 7 कांड भी है। ठीक है, तो ये अयोध्या में है। ठीक है, तो अयोध्या में जो नया जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में ही बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में बागवानी उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, जो आप देखेंगे जो बागवानी, ठीक है, देखिएगा जो जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में जो शीर्ष स्थान पे है वो कौन से है, उत्तर प्रदेश से। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या हो गया कि यानी जो बागवानी हम लोग लगाते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो फल हो गए या सब्जियां हो गई, ठीक है ना, उनका उत्पादन जब करते हैं तो उस हम लोग क्या होते हैं, बागवानी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो बाकी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को आपको एक ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं हम लोग बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। तो अगर आ जाए कि किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से थोड़ी 2-3 बातें ध्यान रखना कि यहीं पर आपको भीम बेटका गुफा मिल जाएगा, यहीं पे है। यहीं पे आपको मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप मिल जाता है, सांची का स्तूप मिल जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करते हैं, ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। कौन सा है, धूपगढ़। ठीक है, जो लगभग 1350 मीटर की हाइट का है। लगभग कितना है, 1350 मीटर की हाइट का है।
1350 मीटर का हाइट क्या है, जो सतपुड़ा पर्वत पे, कहाँ पे है, तो सतपुड़ा पर्वत पे है। ठीक है, तो बाकी टाइगर स्टेट तो इसे कहते ही कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल की सबसे अच्छी बात है ना कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की बिल्डिंग है, पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की बिल्डिंग है उसे राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा या विधानसभा के अंदर जो उसका सचिवालय है ये भी कह सकते हैं, तो विधानसभा की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम लोग राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं, राइटर्स बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, बाकी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि COP 28 का आयोजन किस शहर में हुआ था, नई दिल्ली में, जिनेवा में, चेन्नई में या दुबई में। तो देखिए COP 28 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। ठीक है, दुबई यानी कि UAE का एक शहर है। ठीक है, शहर, राजधानी नहीं है, राजधानी तो अबू धाबी राजधानी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से COP 28 की बात करते हैं, तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म क्या है, आपने सुना होगा कि जो UNFCCC, जिसे हम लोग होते हैं यूनाइटेड नेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग होते हैं यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो UNF जो CCC है, इसकी जो स्थापना की हम लोग बात करते हैं, तो हालांकि अगर देखें तो इसका स्थापना 1994 में होता है। ठीक है ना, 1994 में। ठीक है ना, ठीक है, 1994 मतलब ये नियमित, मतलब ये लागू हो जाता है। ठीक है, ये फाउंडेड है यानी लागू हो जाता है 1994 में। ठीक है, और इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य की संख्या कितनी है, 198। कितनी, 198। तो इन 198 सदस्यों को ही कहा जाता है क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब इनकी बैठक होती है, तो उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ठीक है ना, बाकी इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा। ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के कितने नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफ़े, ठीक है ना, दीदी कैफ़े खोला जाएगा। तो अब यूपी में कितने नगर निगम हैं, जितने नगर निगम होंगे उतने ही तो खोला जाएगा। तो कितने हैं, तो 17। ठीक है, कौन हो गया, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, जो महिलाएं हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना या उससे संबंधित चीज़ों को जानकारी रखना, ये शुरू किया गया है दीदी कैफ़े। ठीक है, दीदी कैफ़े शुरू किया गया है। इनको आपको ध्यान, कितने शहरों में, 17। ठीक है, तो 17 नगर निगम है तो शहर उतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP 28 निम्नलिखित में से किसे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है। ठीक है, लगभग क्या था, इसकी लगभग क्या है,
थीम या विषय किस विषय पर आधारित था, ठीक है ना। बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण पर, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विनिमय पर, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाना, ठीक है। देखिए जो कॉप आपका है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हैं वो UNFCCC का क्या है, सदस्य देश ही होते हैं। तो वो जब बैठक करते हैं तो उस बैठक को ही हम लोग कॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भारत में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो भी वायुमंडल का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर पे कैसे हम लोग अंकुश लगा सके, ठीक है। अगर जो भूमंडलीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, अगर जो ये कम नहीं होगा तो जो हमारा ग्लेशियर्स है, जो हिमनद हैं, तो हिमनदों को क्या होगा, हिमनद क्या होगा, पिघलना शुरू करेंगे, मिल्ट होंगे। और जो हिमनद में कैसे पानी है, उसमें पानी कैसा मीठा है, पीने योग्य है, ताज़ा है, तो वो पानी पिघलकर फिर कहाँ जाएगा, नदियों के माध्यम से वो सागरों में चले जाएंगे, और सागरों में चले जाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा, यानी कि मीठा पानी कैसा हो गया, खारा हो गया। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, पूरे विश्व में, तो जो पानी पीने योग्य है वो केवल आपका 2.5% ही है, जबकि बाकी सारा पानी तो खारा ही है जो महासागरों में है, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कि जो टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है वो क्या हो, एक औसत बना रहे, ठीक है। जो पृथ्वी के तापमान हो वो एक एवरेज बना रहे, एवरेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा ना हो। आपने देखा ही है कि अब तक के इतिहास में जो सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया था वो 2023 को किया गया था, जो हमने भी पिछले स्लाइड में देखा था उसको, ठीक है। तो वो एक कॉन्फ्रेंस जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाना, ठीक है, ये एक उद्देश्य था इस बार का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। ये क्या है, मेगा है और टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क उसे कहते हैं जहां पर आपके वस्त्र निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं या उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाए जाने की योजना है, लखीमपुर में, हरदोई में, लखनऊ में, बनारस में। तो सही आंसर आपका कौन सा है, आपका हरदोई में। कहाँ पे, तो हरदोई में बनाए जाने का क्या है, इसका उल्लेख है, ठीक है। तो ये मेगा टेक्सटाइल का मतलब क्या है, तो ये क्या होगा आपका, जो आपका वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ये शुरू किया गया, ठीक है, हरदोई में, ठीक है। अच्छा, हरदोई से कुछ डाटा ध्यान रखना कि हरदोई की बात करते हैं तो हरदोई में एक जगह पड़ता है संडीला, ठीक है, जगह पड़ता है संडीला, और संडीला को हम लोग कहते हैं लड्डू नगरी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लड्डू नगरी। क्या बोलते हैं, लड्डू नगरी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। लखनऊ में आप देखेंगे यहाँ पे है रूमी दरवाज़ा। कौन सा है, रूमी दरवाज़ा। तो रूमी दरवाज़ा या इसे हम लोग कहते हैं तुर्किश दरवाज़ा। क्या बोलेंगे, तुर्किश दरवाज़ा, या इसे हम लोग कहते हैं लखनऊ का प्रवेश द्वार, ठीक है। क्या बोलते हैं, लखनऊ का प्रवेश द्वार, यानी गेटवे ऑफ लखनऊ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट पूछा गया है कि इसकी जो है ना भैया हाइट कितनी है, तो बताना आपको 60 फीट। कितनी हाइट है, तो 60 फीट है, ठीक है। बाकी बनारस से हमने पढ़ा ही था कि बनारस में यहीं पे भारत माता मंदिर है, बड़ी फेमस भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर का उद्घाटन की अगर बात करते हैं, उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था किसने, तो वो किया था गांधी जी ने। किसने किया था, तो गांधी जी की ने किया था। कब, 1936 में। कब किया था, तो 1936 में किया था, लगभग 1936 में, ठीक है, ये किया था, ठीक है। और बाकी बनारस में ही क्या आपको आपका सर्ववेद मंदिर है, ठीक है, स्वरवेद, ठीक है, स्वरवेद मंदिर है, ठीक है। यहीं पे एक स्वरवेद मंदिर है जो कि ये मेडिटेशन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या स्वरवेद मंदिर है, स्वरवेद मंदिर, ठीक है, यहीं पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, नासा द्वारा,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, ठीक है ना। स्पेस 2030, तो ये शुरू किया गया है आपका WHO वो है इसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। WHO द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या होगा कि जो इसके सदस्य देशों में जो कह सकते हैं चश्मा संबंधी समस्या को सुलझाना, जो मतलब लोग हैं वहाँ, इनके सदस्य देशों के जो लोग हैं उनके वे जो चश्मा संबंधी, जो आंखों संबंधित जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए ये कार्यक्रम या पहल शुरू किया गया है। और यहीं पे देखेंगे तो इसके द्वारा ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कब 7 अप्रैल की बात करते हैं, 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका जो मुख्यालय हमने पढ़ रखा है WHO का, वो कहाँ पे है तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे तो स्विट्जरलैंड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे जिनेवा में है। और जिनेवा ये कहाँ पड़ता है तो यूरोप का क्या एक देश है। देखो यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है ये अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा अमेरिका में हो जाएगा। तो नासा तो USA नहीं, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ही है। बाकी ये इसरो की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसरो है। तो इसरो की स्थापना कब होती है तो 1969 में होती है। कब होती है तो 1969 में होती है। और मुख्यालय तो सभी पता है कहाँ पे होना चाहिए, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक, ठीक है। तो एस सोमनाथ क्या है इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके चेयरमैन हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 23 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है। शक्ति दीदी अभियान, शक्ति बालिका अभियान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, शक्ति दीदी अभियान। क्या हुआ, शक्ति दीदी अभियान। देखो ये जो शक्ति दीदी अभियान है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि कुछ 2 महिला कांस्टेबल होंगी जो सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को ये गांव में शहरों में जाएंगी और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको वो लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये शुरू किया गया है तो शक्ति दीदी अभियान, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो एक शक्ति नारी अभियान भी है जिसकी शुरुआत यूपी से होती है, ठीक है। शक्ति नारी अभियान ये भी यूपी के बलरामपुर शुरू हुआ था। तो बलरामपुर यूपी से शुरू हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्कूल चलो अभियान एक होता है, ठीक है। एक होता कौन सा तो स्कूल चलो अभियान, यूपी का ही है स्कूल चलो अभियान। ये भी आप देखेंगे तो ये शुरू हुआ था कहाँ से तो श्रावस्ती से शुरू हुआ था। अब श्रावस्ती से क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहाँ पे क्या है सबसे कम साक्षरता दर है, इसलिए यहाँ से शुरू किया था। तो स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे स्कूलों में जो बच्चों का नामांकन है उस नामांकन को बढ़ाना, ये एक क्या था उद्देश्य था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।